हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम अस्तर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संदर्भ में एक नया चैप्टर मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में आप लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा। आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। यदि आप देखें तो पूरे भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी मौलिक अधिकार के कारण ही सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास करने का अवसर प्राप्त होता है और वे तमाम प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। तो आइए हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। एक वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली सामान्य ज्ञान का जो पेपर है, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य ज्ञान के पेपर में आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो उसी के संदर्भ में ही मैं उन जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसी के संदर्भ में आइए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार को। यदि मौलिक अधिकार की बात करें, पूछा जाए कि मौलिक अधिकार क्या होता है। ये मौलिक अधिकार जो अधिकार है ये मूल भी है, यानी कि मौलिक भी है, और मौलिक अधिकार क्यों है। तो इसमें आप यही कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार होती हैं ये समाज की वे बाह्य परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल अधिकार एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। तो लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी मूल अधिकार एक आवश्यक तत्व माना गया है। मूल अधिकार किसी भी कल्याणकारी राज्य की आधारशिला होती है। तो मूल अधिकार के द्वारा ही कल्याणकारी राज्य की आधार रखा जाता है। और एक तरफ कह सकते हैं कि ये जनता को नैतिक बल या नागरिकों को एक नैतिक बल प्रदान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सरकार की कार्य शक्तियों पर, व्यवस्थापकों पर, विधायकों पर ये नियंत्रण भी करता है। तो इस आधार पर देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार आप कह सकते हैं कि ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार के कारण ही राज्य पर ये नियंत्रण बनाए रखते हैं। राज्य का मतलब कि उस सरकार से है, राज्य की सरकार से है ना। अब मैंने बताया है कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब उस देश से होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक राज्य हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि देश से होता है। तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण लगाने के लिए भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए हैं उसी अधिकार को मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। और इसी मौलिक अधिकार के कारण ही सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं। यदि मौलिक अधिकार न हो तो कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा। आप देखे होंगे कि जो व्यक्तियों के अंदर जो एटीट्यूड आता है ना, एटीट्यूड, जैसे मन करे वैसे बोल देते हैं, जैसे मन करे वैसे चलते हैं, तो ये भी एक एटीट्यूड है। कहाँ से आता है? ये वही अधिकार है जो संविधान ने नागरिकों को दिया है। तो मौलिक अधिकार की वजह से क्या है, एटीट्यूड भी आता है। तो आइए अब हम लोग मौलिक अधिकारों के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है। किस में है? तो ये भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को सर्वप्रथम लाने का जो कार्य किया गया था, या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की जो कल्पना की गई थी, तो मौलिक अधिकार की कल्पना नेहरू रिपोर्ट 1928 के माध्यम से ही किया गया था। तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 था उसी में मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की कल्पना की गई थी और आगे चल कर के नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा भी गया। अब आगे चल कर के 1931 में पाकिस्तान के कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को सबसे पहले क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, या कह सकते हैं कि उसे अपनाया गया था। अब विश्व में मूल अधिकारों का जो उद्भव हुआ था वो ब्रिटेन के 1215 के मैग्ना कार्टा से माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए भाग 3 को
मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा यानी कि जो मौलिक अधिकार है उन्हें आप मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं, तो इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर्वप्रथम ब्रिटेन के उसके 1215 के मैग्ना कार्टा से मूल अधिकार का उद्भव हुआ। मूल अधिकार का उद्भव हुआ। ठीक। अब मौलिक अधिकार के यदि यहाँ पर स्रोत की बात की जाए, यहाँ पर मैं स्रोत लिख दे रहा हूँ कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से। ठीक। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप लोग जानते होंगे कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश, या कह सकते हैं विश्व का जो प्रथम लिखित जो संविधान था लोकतांत्रिक के रूप में, वो यूएसए का संविधान था। ठीक है ना। तो यूएसए के संविधान से भारत ने मौलिक अधिकार को लिया है। अब इनमें ब्रिटेन के 1215 के मैग्ना कार्टा से मूल अधिकार का उद्भव हुआ, इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसको मैं पूरा वाक्य कर दूं, नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। ये जो मौलिक अधिकार होगा, ये मौलिक अधिकार का जो वीडियो होगा ये पार्ट 1 होगा। कौन सा होगा? ये पार्ट 1 होगा। कई पार्ट में ये रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, तो एक पार्ट में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और बहुत फैक्ट चीज़ों को ही जानेंगे। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित, उन सभी को आप लोग सॉल्व करते रहिए, तो दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ इनकी विशेषताएं हैं। विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसके अलावा मौलिक अधिकार वाद योग्य है। वाद योग्य है। और क्या विशेषता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इसीलिए यह वाद योग्य है। ये कथन कारण देता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ये कथन हो जाएगा। ये क्या हो गया? कथन हो गया। और इसको कहा जाएगा कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, ये कारण हो जाएगा। अब दे देगा कि कथन सही है, कारण सही है, या कथन कारण दोनों सही है, या ये भी दे सकता है कि कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी करता है, तो ये बिल्कुल व्याख्या कर ले जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी सवाल बन जाते हैं।
इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। तो मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक, इतने इसकी विशेषताएं हो गई। अब इनमें मौलिक अधिकार के प्रकार के बारे में जान लेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं या इनकी कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं नोट करूँगा कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान में अब 6 हो गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, इसे मूल अधिकार से निरसित कर दिया गया। मूल अधिकार से निरसित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। ठीक है, कर दिया गया। अब इसे 300 के कम में रखा गया है। अभी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार ये वर्तमान में अब 6 प्रकार के हो गए हैं। पहले कितने थे? 7 थे। ठीक, अब यहाँ पर मैं इन सभी 6 का नाम लिख दूँ। यहाँ पर मैं इन 6 का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के प्रकार ही कर दूँ मैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप आइए पहले में आप आएंगे तो समानता का अधिकार। क्या आएगा? समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा शिक्षा, बल्कि ऐसे करिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठवां हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हो गए। और जो 7वां मौलिक अधिकार था यहाँ पर है संपत्ति का अधिकार। इसे 300 के
क में रख दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, बल्कि यहाँ पे मैं लिख दूँ एक 7वें क्रम का, 7वें क्या ये क्रम नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ मैं लिख दूँ संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अब निरसित हो चुका है। क्या हो चुका है? निरसित हो चुका है, निरसित। ठीक है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मूल 6 अधिकार हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। अब इनमें इनका अनुच्छेद लिख दिया जाए तो ये अनुच्छेद आ जाएगा 14 से 18। इसके बाद ये आ जाएगा 19 से 22, ये होगा 23 से 24, ये हो जाएगा 25 से 28, ये हो जाएगा 29 से 30। ये वाला तो जो संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया, ये तो था 31 में, किस में था ये? 31 में था, लेकिन ये तो हट गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आ जाएगा ओनली 32। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। लेकिन जो भारतीय नागरिकों को वर्तमान समय में जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, ये 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, और इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इन्हीं अधिकारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। इससे पहले, इनको जानने से पहले, मतलब इन अधिकारों को जानने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसको आप लोग मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग इसे लिख लें। देखिए, तो जो संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले, यानी कि मूल संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार था। मूल रूप से मौलिक अधिकार था। वर्तमान में इसे हटा दिया गया। अच्छा, क्यों हटाया गया? इसके पीछे कुछ कारण। वर्तमान में इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया है। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे, यानी कि संपत्ति के अधिकार को, द्वारा पूरा मैं लिख दूँ, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर 300 के क में ये आर्टिकल है,
300 क में कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक, अब देखिए आखिर ये जो मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, तो इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार के अंतर्गत क्यों रखा गया? तो इसके पीछे एक ये धारणा बनी हुई थी कि यदि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से पैसा अपने पास रखा हुआ है या तमाम प्रकार की संपत्ति अपने पास रखा हुआ है, अब वो संपत्ति किस तरीके से आई, किसी का गला काट के आया है ना, किसी का हाथ पैर तोड़ करके आया, गुंडागर्दी करके आया, कि किस माध्यम से वो पैसा आया है ना, नंबर 2 का धंधा करके आया, गैर कानूनी तरीके से आया, स्मगलिंग करने के दौरान आया, तो अब वो तो पैसा उसका हो गया। तो अब उन पैसों पर यदि राज्य सरकार के द्वारा आपत्ति जताई जाती तो जो व्यक्ति होता वो कहता कि ये पैसा तो हमारा है और संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, इसलिए उस संपत्ति के अधिकार से यदि छेड़छाड़ होता तो वो कहीं न कहीं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय में जाता और अपने मौलिक अधिकार के हनन की बात करता। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 उस समय केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो उसके माध्यम से एक संशोधन किया गया संविधान के मौलिक अधिकार में। और उस संशोधन के तहत क्या किया गया कि ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार में या संवैधानिक अधिकार में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने लायक है, कर सकते हैं कि कहाँ पे ये बताया गया है, कानूनी में है ना, तो इसे कानूनी अधिकार में रख दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग पहली बार जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 जुलाई 2008 को संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है ना। तो अब ये कानूनी अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार नहीं है। अब कैसा अधिकार है? तो अब जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक हो गया है। यदि कभी ऐसी दुविधा आ जाए परीक्षाओं में कि संपत्ति के अधिकार को रखा गया है और ऑप्शन में कानूनी भी रहे और यहाँ संवैधानिक भी रहे, वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस के अंतर्गत रखा गया है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत या संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, तो आप यहाँ पर संवैधानिक अधिकार को 100% आप चूज़ करिए। और ये NCERT ने भी यही चीज़ दिया हुआ है कि कानून जो संपत्ति का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। ठीक, तो कहीं कहीं पर कानूनी भी रहता है, कहीं कहीं पर संवैधानिक रहता है, दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, कानूनी करें या संवैधानिक करें, तो आप संवैधानिक को चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा और ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वाद के बारे में जानते हैं, मूल अधिकार और वाद के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डिटेल से जानेंगे। आज कुछ वाद है मौलिक अधिकार और कुछ वाद है उनके बारे में जानेंगे और फिर यहीं पर क्लास ओवर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो